एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में बायोटेक्नोलॉजी पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने सामान्य जानकारी के बारे में बात की थी। फिर हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी यानी उपकरण और तकनीक के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। उस टूल्स में हमने एंजाइम के बारे में बात करी थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक वाहक के बारे में। वाहक की जरूरत भी क्यों पड़ती है, तो और कौन सा वाहक हो सकता है, कौन कौन से गुण हैं, उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हो गया वो है क्लोनिंग वाहक। इस नाम से मतलब है, वाहक का मतलब ले जाने वाला। क्या ले जाना है कि जो हम जीन किसी दूसरे जीव में डालना चाह रहे हैं, तो उस जीन को ले जाने वाला, तो एक जीव से दूसरे जीव में उस जीन को ले जाने वाला वो हो जाएगा वाहक। अब उसके साथ हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है सेम टू सेम कॉपी बनाना। तो कई बार हमें क्या होगा, जो हमें जो जीन मिलता है वो एक दो कॉपी मिलती है, उसके हमें ढेर सारी कॉपीज बनानी पड़ती है, तो उसकी क्लोनिंग करने की भी आवश्यकता होती है। तो हम वाहक की सहायता से क्लोनिंग भी कर सकते हैं, और वाहक की सहायता से हम जीन को किसी दूसरे जीव में भी भेज सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज जो मुझे पहले भी बतानी थी कि बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट हमने अभी स्टार्ट किया, लेकिन क्या पहले भी बायोटेक्नोलॉजी होती थी? तो हमने बात करी थी जो पारंपरिक बायोटेक्नोलॉजी थी, उसमें हमने एक चीज देखी थी, संकरण। संकरण विधि से भी हम क्या कर रहे हैं, दो तरह के गुणों को हम मिक्स कर रहे थे। तो बायोटेक्नोलॉजी और संकरण, अगर इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब संकरण हम करवाते हैं तो हम दो युग्मकों को आपस में मिला देते हैं जो अलग अलग जातियों के होते हैं, जिससे एक नई जाति की उत्पत्ति होती थी। तो उसमें क्या होता था कि जो गुण हम भेजना चाह रहे हैं वो तो जाता ही जाता, मतलब वांछित लक्षण भी उसमें जाते, लेकिन उसके साथ साथ कई अवांछित डीएनए और उसके गुण वो भी उसके अंदर चले जाते थे। तो ये उसकी एक कमी थी। लेकिन जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हम केवल उसी जीन को जिसकी हमें आवश्यकता है, उसी जीन को काटेंगे और उसी जीन को अगली कोशिका में या अगले जीव में उसको भेजेंगे। तो इसमें किसी दूसरे अवांछित जीन के जानने की इसमें कोई तरह की सुविधा नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कोई तरह का दुर्गुण नहीं रहेगा। तो जो आप चाह रहे हैं वही आप काम पूरा कर सकते हो। उस जीन को आपको किसी दूसरे जीव में ले जाने के लिए या उसकी कॉपीज बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी वाहक की। तो वाहक वास्तव में कौन होगा, क्या होता है वाहक? तो वाहक होगा कोई भी एक डीएनए अणु, यानी कोई भी एक डीएनए, क्योंकि आपको उसके अंदर एक जो नया जीन डालना है, जीन भी डीएनए का भाग होता है। तो आपको एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर कोई नया जीन डाला जा सके, यानी नए जीन को रखने की, डालने की उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, वो अपने जैसा डीएनए वापस बना सके, यानी उसके अंदर एक नया डीएनए बनाने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी अणु जो नए जीन को धारण कर सकता है और अपनी खुद की एक कॉपी पूरी बना सकता है, वो अणु एक वाहक हो सकता है। तो ये सामान्य है, जिसमें वांछित जीन धारण करने की क्षमता होगी। और दूसरा हम कह सकते हैं कि परपोषी। परपोषी क्या होता है कि जिसमें हम नया जीन डालेंगे, किसी से निकाले, जब जिस कोशिका में जिस जीव में नया जीन डाला है वो हो जाएगा परपोषी या पोषी या होस्ट। तो उसमें वो प्रतिकृति अपनी कॉपी बना सकता हूं। अब हम बात करते हैं पहले कि एक वाहक में कौन कौन से मुख्य गुण होने चाहिए। ये दो तो आपको समझ में आ ही होंगे, लेकिन एक आदर्श वाहक में किस किस गुणों की आवश्यकता होती है। तो कुल हम 4 गुणों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिकृति के उत्पत्ति स्थल, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या होता है कि जब भी किसी डीएनए से नया डीएनए अणु बनता है, तो जो जहां से वो स्टार्ट होता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं ओरी क्षेत्र या प्रतिकृति के उत्पत्ति स्थल। मतलब जहां से डीएनए नया डीएनए बनाएगा उस जगह को, उस पॉइंट को, उस स्थान को हम कहेंगे प्रतिकृति के स्थल। ये क्यों चाहिए? अगर ये नहीं होगा तो वहां से नया डीएनए बनना स्टार्ट नहीं होगा, और नया डीएनए नहीं बनेगा तो जो हमारा क्लोनिंग वाला काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले वहां की जो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी क्षेत्र। इससे क्या फायदा कि इसी क्षेत्र से रेप्लिकेशन या प्रतिकृति बनना स्टार्ट होगा और एक नई कॉपी बना सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सेलेक्टेबल मार्कर, या जिसको हम कह सकते हैं वर्ण योग्य चिन्हक। अब ये क्या होता है, मान लो आपने एक जगह से जीन लिया, अब आप उस जीन को किसी दूसरी कोशिका में डाल रहे हो वाहक की सहायता से। अब आपने वाहक में वो जीन लेकर उसमें भेज तो दिया, लेकिन वहां जाकर के वो जीन गया या नहीं गया, इसकी हमें कैसे सक्सेसफुल होने के चांस मिलेंगे,
कैसे पुष्टि होगी उसकी कि वो जीन चला गया। तो वाहक में ऐसा गुण भी होना चाहिए कि वो जिस कोशिका में गया है वहां जाकर के अपनी उपस्थिति दर्शाए, अपने आप को बताए कि वो वहां पहुंच चुका है, और जब वो पहुंच चुका है तो उसके साथ हमारा जीन भी वहां पहुंच चुका होगा। तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण भी होने चाहिए, कुछ ऐसे चिन्ह होने चाहिए जिससे वो अपनी उपस्थिति बता सके। तो जब भी हम किसी कोशिका मतलब वही होस्ट सेल में जब हम बाहर से किसी भी डीएनए को, विजातीय डीएनए को, या हम जिसको कह सकते हैं वांछित डीएनए, जब उसमें डालेंगे तो उसके बाद वो कोशिका जो बन जाती है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, यानी रूपांतरण। मतलब उस कोशिका क्या हो गया, रूपांतरण, उसमें एक नया जीन आ गया जिससे उसके अंदर बदलाव आ गया। तो अगर जिस कोशिका में हमने जीन भेजा है उसमें बदलाव आ गया है तो वो कोशिका बन जाएगी रूपांतरित। और जिस कोशिका में जो हम डीएनए डालना चाह रहे थे, नया जीन डालना चाह रहे थे, या वाहक जिसमें डाला है वहां पर अगर वो नहीं गया है तो वो जो कोशिका जो पहले जैसी रहेगी उसको हम कहेंगे अरूपांतरित। तो होता क्या है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी कोशिकाओं में उस जीन को डालने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से सभी कोशिकाओं में तो वो जीन जाएगा नहीं। तो वहां पर प्रयोग के बाद दो तरह की कोशिकाएं होंगी। एक तो हो जाएगी आपकी रूपांतरज, जिसमें नया वाला जीन, या हम कह सकते हैं वाहक के साथ जीन गया होगा, और दूसरा हम कह सकते हैं जिसमें नया वाला जीन नहीं गया होगा, यानी जिन जिन कोशिकाओं में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उन कोशिकाओं को आपस में कैसे पहचाना जाएगा, जिनमें जीन गया है और जिनमें जीन नहीं गया है, उनको पहचानने के लिए जहां जीन गया है वहां पर एक वर्ण योजित चिन्हक भी होना चाहिए, यानी वहां पर सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए ताकि उस नए जीन के साथ वो अपनी उपस्थिति भी बता सके। मोस्टली इस तरह का जो गुण होता है वह हम बात करेंगे आगे प्लाज्मिड में, जिसमें जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं ARG, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये इस तरह का काम कर सकते हैं। तो इसका कैसे होगा तो उसकी हम आगे बात करेंगे। और भी तरह के होते हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर जो अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। तीसरा है प्रतिबंधित स्थल और क्लोनिंग स्थल। अब ये क्या है, तो प्रतिबंधित स्थल मतलब प्रतिबंधित एंजाइमों के, हमने एंजाइम के बारे में बात करी थी। तो हम मान रहे हैं कि जो हमारा जीन है जो हमें चाहिए वो डीएनए में किसी विशेष स्थान पर है, तो उस विशेष स्थान से उसको काटना पड़ेगा। तो अगर आप वहां से विशेष स्थान से काट के निकालोगे जीन और उसको किसी वाहक में डालना चाह रहे हो, तो वाहक में भी वैसे ही विशेष स्थान होने चाहिए जैसे उस डीएनए में थे। इसका मतलब किसी भी वाहक में प्रतिबंधित एंजाइमों के काटने के लिए, उनकी क्रिया करने के लिए स्थान होना चाहिए, पहचानने के लिए स्थान होना चाहिए, ताकि वहां पे उस वाहक में वो कट लगाए, कट लगाएगा तो जगह बनेगी, और जगह बनेगी तो वहां पे नया जीन डाला जा सकता है। तो काटने के लिए हमारे पास प्रतिबंधित एंजाइम है, और उस प्रतिबंधित एंजाइमों के काटने के स्थल वो भी किसी वाहक में होने चाहिए, नहीं तो हम वाहक को काट नहीं पाएंगे और उसमें नया जीन डाल नहीं पाएंगे। दूसरा क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल होता है एक स्पेस, उस वाहक में एक इतनी जगह होनी चाहिए जहां पर नया जीन डाला जा सके। अलग अलग वाहकों में अलग अलग साइज के डीएनए या जीन को ले जाने की क्षमता होती है। हर वाहक हर तरह का जीन नहीं ले जा सकता है। कुछ वाहक में छोटे साइज के जीन ले जाए जा सकते हैं, कुछ वाहक में बड़े साइज के जीन ले जाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हर वाहक में कम से कम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे क्या किया जा सकता है, नया डीएनए या नया जीन डाला जा सकता है। तो वो ये दोनों सब साथ क्यों लिखे, क्योंकि जहां पर नया जीन डालना है वहीं पर आपको काटना भी है, तो वही जगह प्रतिबंधित स्थल भी होंगे और वही जगह क्लोनिंग स्थल भी होंगे। ये वाला भी मोस्टली यही होता है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, वहीं पर ये काम हो जाएगा। तो ये दोनों काम इस तरह के जीन कर सकते हैं या इस तरह का डीएनए कर पाएगा। अब लास्ट है विशिष्ट पोषी। विशिष्ट पोषी का मतलब होता है जो वाहक हम काम में लेंगे या जो भी वाहक होगा उसका एक विशिष्ट परपोषी या विशिष्ट पोषी कोशिका होनी चाहिए। यानी हर वाहक हर जगह काम नहीं आएगा, तो हर वाहक के लिए एक विशेष कम से कम एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा जीव हो जिसमें उस वाहक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हर वाहक के लिए एक विशिष्ट पोषी होना जरूरी है जिसमें हम उस वाहक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जीवाणु के लिए अलग वाहक काम ले सकते हैं, पादप कोशिकाओं के लिए, जंतु कोशिकाओं के लिए, मानव कोशिकाओं के लिए अगर आपको जीन डालना है तो उसके लिए आपको अलग अलग वाहक की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक वाहक में ये 4 गुण होना जरूरी है, जैसे उसके अंदर कोई क्षेत्र होना चाहिए, उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, उसके अंदर क्लोनिंग जगह होनी चाहिए जहां नया जीन डाल सकते हैं, और वहीं पर
एक विशिष्ट पोष ही होना चाहिए जिसमें उस वाहक को काम में लिया जा सके। अब जो नेक्स्ट है कि वाहक के गुण तो हो गए, अब कौन वाहक है, कौन वाहक हो सकता है, कौन कौन से ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है। तो एक सामान्य सबसे आम जो वाहक होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो हम प्लाज्मिड को वाहक क्यों मान लें, तो प्लाज्मिड में ये गुण होना जरूरी है, ये गुण नहीं होंगे तो उसको वाहक नहीं माना जाएगा। तो प्लाज्मिड एक अच्छा वाहक है। अगर आपको ये बताना है तो आप इन चारों गुणों को आप प्लाज्मिड के अंदर देख सकते हैं। जैसे ये एक आदर्श वाहक या प्लाज्मिड का एग्जाम्पल दे रखा है। प्लाज्मिड के बारे में आपको बताया जा चुका है, मुख्य डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक वृत्ताकार द्विसूत्री और खुद की कॉपी खुद बनाने वाला एक स्वप्रतिकृतित डीएनए होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक बहुत अच्छा वाहक है। पहला गुण हम यहाँ से देखते हैं, ओरी क्षेत्र। तो जैसे ये प्लाज्मिड है, इसके अंदर ओरी क्षेत्र है, यानी जब भी इस प्लाज्मिड से 1 से 2 कॉपी बनानी होगी तो यहाँ से उसकी शुरुआत होगी, और ओरी क्षेत्र है मतलब ये कॉपी कर सकता है। दूसरा गुण है सेलेक्टेबल मार्कर, और तीसरा गुण है क्लोनिंग स्तर। ये दोनों गुण हमने बात करी थी, कौन करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। इस वाहक में आप देख रहे हैं 2 तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये है, ये वाला जो एरिया है वो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इतना जो डीएनए वाला पार्ट है वो एक जीन है, तो कौन सा जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। वैसे ही इसके अंदर एक और है, वो है टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंट जीन। ये दोनों जीन क्लोनिंग स्थल भी होंगे और ये दोनों जीन सेलेक्टेबल मार्कर का भी काम करेंगे। तो हम दोनों को हम एक साथ देखते हैं किस तरह से काम आएगा। अब पहले तो इनका मतलब ही क्या है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर किसी प्लाज्मिड में है तो वह प्लाज्मिड या वह प्लाज्मिड जिस भी कोशिका में है वह कोशिका एम्पिसिलिन में आसानी से वृद्धि कर सकती है, यानी उस पे एम्पिसिलिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, यानी ये प्लाज्मिड एम्पिसिलिन से इसकी रक्षा कर सकता है या इसको बचा सकता है। यही प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंट रख रहा है, मतलब ये टेट्रासाइक्लिन वाली एंटीबायोटिक भी इस पर कोई असर नहीं डाल पाएगी। तो इस वाले प्लाज्मिड में दोनों तरह के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है। इसका मतलब वो दोनों माध्यम में आसानी से वृद्धि कर सकता है। तो ऐसे इसको अगर देखा जाए तो ये 2 अलग अलग संवर्धन माध्यम में किसी बैक्टीरिया में इस प्लाज्मिड को अगर डाला जाए तो वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन वाले एंटीबायोटिक वाले माध्यम पर भी वृद्धि कर सकता है आराम से, और वो टेट्रासाइक्लिन वाले पर भी आराम से वृद्धि कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये रेजिस्टेंट जीन है, और रेजिस्टेंट जीन का मतलब ये है वो प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है, यानी ये दोनों एंटीबायोटिक इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो हम बात करते हैं प्रतिकृति स्थल और क्लोनिंग स्थल, ये जगह जगह आपको ये जो दिख रहे हैं नाम लिखे हुए, साल1, BAM-H1, EcoR1, PST1, ये सब क्या है, तो ये सब प्रतिबंधित एंजाइम के नाम है। और ये एंजाइम कहाँ से काट सकते हैं, हमने कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करी थी, विशिष्ट स्थलों की बात करी थी। तो इस एंजाइम के लिए ये जगह है, इस एंजाइम के लिए यहाँ पर है, इस एंजाइम के लिए यहाँ पर है, इस एंजाइम के लिए यहाँ पर है। तो अलग अलग एंजाइम के लिए इसके अंदर ढेर सारे प्रतिबंधित स्थल है, मतलब इस प्लाज्मिड को काटने के लिए हमारे पास इतने तरह के एंजाइम काम में आ सकते हैं। इतने तरह के हमारे पास प्रतिबंधित एंजाइम को काटने की जगह है। तो ये अच्छा वाहक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी जगहों से इसको काटा जा सकता है और हर जगह पे आपको नया जीन डाला जा सकता है। अब मान लो कि हमने क्या किया, हम BAM-H1 को काम में लेते हुए, ये एक प्रतिबंधित एंजाइम है, इस प्लाज्मिड को हमने यहाँ से काट दिया क्योंकि ये काटने के स्थल है, प्लस ये वाली जगह हमारे नए जीन को डालने में भी काम आएगी। तो हमने क्या किया, एक किसी और बैक्टीरिया से एक नया जीन लिया। वो नया जीन है कैनामाइसिन रेजिस्टेंट का जीन। तो कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन हमने यहाँ पर डालने की कोशिश की। तो हमने BAM-H1 से इस प्लाज्मिड को काटा, तो यहाँ से काट के अब यहाँ पर हमने एक नया जीन डाल दिया, वो है कैनामाइसिन रेजिस्टेंट का। तो हमने इससे कट लगा करके यहाँ पर एक नया जीन मान लो एंटर करवा दिया। ये बन गया एक rDNA, क्योंकि अब इस पूरे डीएनए में एक नया डीएनए का टुकड़ा जुड़ चुका है, तो ये बन गया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। अब हुआ क्या इसमें कि इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ने क्या करी, कैनामाइसिन को डालने की जगह दी। तो हम कह सकते हैं ये वाला क्लोनिंग स्थल मिला,
कहाँ मिला? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ARG में नया जीन गया, प्लस प्रतिबंधित स्थल भी यही था, इसके काटने की जगह भी यहीं पर उपस्थित थी। अब हम कह सकते हैं कि यही सेलेक्टेबल मार्कर भी है, मतलब ये जो रेजिस्टेंट जीन है ये हमें पहचान भी करवाएगा। कैसे पहचान करवाएगा? कि मान लो आपने ये एक रिकॉम्बिनेंट DNA बना के एक बैक्टीरिया में डाल दिया, उस बैक्टीरिया को फिर आप अलग अलग संवर्धन माध्यम पे वृद्धि करवा रहे हो, वो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करेगा। तो उस बैक्टीरिया में आपने ये वाला प्लाज्मिड डाला है, तो उस बैक्टीरिया में इस प्लाज्मिड से संबंधित गुण भी उसमें दिखेंगे। अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा? इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी पूरा का पूरा उपस्थित है, तो एम्पिसिलिन वाले माध्यम पर तो ये आराम से वृद्धि कर पाएगा। तो जिस बैक्टीरिया में ये वाला प्लाज्मिड आपने डाला है उसके अंदर एम्पिसिलिन जीन तो वैसा का वैसा था, तो वो एम्पिसिलिन वाले माध्यम पे अभी भी पहले की तरह ही वो ग्रो करेगा। लेकिन जब उसको टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम पर ग्रो करवाया जाएगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो पूरा जीन था वो जीन कहीं न कहीं बीच में से टूट गया, यानी बीच में से उसके सीक्वेंस लैप्स हो गए, खराब हो गए। तो अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वो अपना जीन नहीं रहा और अब ये वाला काम नहीं होगा, यानी वो टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम पर अब वो वृद्धि नहीं कर पाएगा। फिर अगर वो वृद्धि नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं टेट्रासाइक्लिन वाले जगह पर नया जीन गया होगा। तो एक तो हमें ये आइडिया मिल ही गया कि हमें अरूपांतरज और रूपांतरज में एक आइडिया है कि जो अरूपांतरज होगा वो अभी भी इन दोनों पे वृद्धि कर रहा होगा, जो रूपांतरज होगा वो एम्पिसिलिन पे वृद्धि करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे वृद्धि नहीं करेगा। लेकिन क्या हमारा जीन गया है, इसको हम श्योर कैसे होंगे? तो अगर हम इसको केनामाइसिन पे वृद्धि करवाते हैं तो केनामाइसिन पे भी अगर ये पूरा पूरा सही से वो बैक्टीरिया वृद्धि कर रहा है तो इसका मतलब हमारा केनामाइसिन वाला जीन उसके अंदर पहुंच गया। अब पहले वाला तो केनामाइसिन पे वृद्धि नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर केनामाइसिन वाला जीन नहीं था, और अब नई वाली कोशिकाएं अगर केनामाइसिन पे आराम से वृद्धि कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा केनामाइसिन वाला जीन उस प्लाज्मिड में पहुंच गया है और वो प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया कोशिका में पहुंच चुका है और आराम से वहां वृद्धि कर रहा है। तो अब वो जो बैक्टीरिया जिसमें केनामाइसिन वाला जीन होगा वो हो गया आपका रूपांतरज, और रूपांतरज को हम जो केनामाइसिन पे वृद्धि करेगा उसको हम हटा लेंगे और वही हमारे रूपांतरज हो जाएंगे जिसमें हमारा नया जीन सक्सेसफुली जा चुका है। अब तक हमने देखा था कि प्लाज्मिड हमारा एक बहुत अच्छा वाहक का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन प्लाज्मिड सब जगह काम में नहीं आ सकता है, इसलिए और भी कई तरह के वाहक बनाएंगे और भी तरह के वेक्टर्स बनाएंगे जिसमें हम देख सकते हैं प्लाज्मिड जो वेक्टर है ये कहाँ पे काम लिया जा सकता है? अगर आपका जो DNA या जीन जिसको आप भेजना चाह रहे हैं, जो वांछित जीन है, अगर उसकी साइज छोटी है तब तो प्लाज्मिड उसमें काम आ जाएगा, या आपको किसी बैक्टीरिया में जीन डालना है तो उसके लिए प्लाज्मिड काम आ जाएगा। तो जो 5 kb से 10 kb यानी किलो बेस पे इतनी बड़ी साइज का जो DNA है उतना तक तो प्लाज्मिड से आराम से किसी दूसरी कोशिका में डाला जा सकता है। लेकिन अगर बड़ी साइज का DNA हो तो उसके लिए कई तरह के और वेक्टर्स है, वाहक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक और है जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। तो वायरस का DNA आपको पता है, ये वायरस सेल पे अटैक करता है, अपना DNA उसके अंदर छोड़ता है और उसका DNA मल्टीप्लाई होता है। तो उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है, उसका खुद का ओरी क्षेत्र होता है, वो अपना मल्टीप्लिकेशन खुद कर सकता है। देन तो बैक्टीरियोफेज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लाज्मिड से ज्यादा इसकी कैपेसिटी है, 15 से 20 kb तक के DNA को ये ले जा सकता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे लैम्डा फेज जो है बैक्टीरियोफेज। फिर एक और मिक्स करके बनाएंगे, ये तो नेचुरली मिल रहा है, ये है जैसे कॉस्मिड्स। कॉस्मिड क्या है कि प्लाज्मिड के साथ, क्योंकि प्लाज्मिड में साइज छोटी है तो उसको बड़ा करने के लिए प्लाज्मिड के साइड बैक्टीरियोफेज का जो कॉस क्षेत्र होता है उस कॉस क्षेत्र को प्लाज्मिड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिससे वो बड़े साइज का बन जाता है और उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाती है। तो ये कॉस्मिड यानी प्लाज्मिड प्लस कॉस प्लस प्लाज्मिड, तो ये हो जाएगा कॉस्मिड। ये बैक्टीरियोफेज का एरिया उसको लेके जोड़ दिया जाता है और वो जो प्लाज्मिड बना है उसका नाम पड़ जाएगा कॉस्मिड, और अब उसमें ज्यादा बड़ी क्षमता हो जाएगी, ज्यादा बड़े DNA या जीन को ले जाने की। फिर इसी तरह से और ज्यादा बड़ा DNA या जीन है उसको ले जाना है, जैसे मान लो अगर ह्यूमन जीन की बात करें या मेमिलिन जीन की बात करें या ईस्ट की जीन की बात करें तो उनकी जीन की साइज बड़ी होती है। तो उसको ले जाने के लिए फिर एक नया कंसेप्ट आता है, वो है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या कृत्रिम तरह से गुणसूत्र बनाए जाते हैं। यानी जो नॉर्मल गुणसूत्र की साइज होती है
उतने बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, जिसमें वो सारी चीजें रखी जाती है। ओरिजिन रखा जाता है, सेलेक्टेबल मार्कर रखे जाते हैं, और उसको हम कह सकते हैं कि वहां के अंदर जो क्लोनिंग साइट है वो रखी जाती है। तो ऐसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में क्लोनिंग साइट बड़ी होती है, यानी बहुत बड़ा, 300 से 350। अगर हम बात करें ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो वो तो 1 MB से भी ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा डीएनए, इतने बड़े जीन को वो एक साथ किसी और में ले जा सकता है। तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर्टिफिशियली बनाए गए प्लाज्मिड के चीजों को लेकर के, या जो और भी कोई सेल है उसके डीएनए को जोड़ जाड़ के एक बड़ा सा डीएनए मॉलिक्यूल बनाया गया, जो एक वाहक की तरह काम करेगा। और वाहक के जो हमने अभी गुण पढ़े वो सारे गुण उसके अंदर उपस्थित होंगे। जैसे ये बनाया गया ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसमें ईस्ट का डीएनए लिया गया, ईस्ट प्लस प्लाज्मिड का डीएनए, इन सबको जोड़ के एक बड़ा सा क्रोमोसोम टाइप स्ट्रक्चर बनाया गया। ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम काम में लिया गया शुरू में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो ह्यूमन जीन्स के बारे में पता करने के लिए। फिर वैसे ही बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जहाँ बैक्टीरियल डीएनए से बनाया गया, उस तरह से मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी मैमल्स की जो सेल्स है, जैसे हम अपनी बात करें, हमारी सेल्स का जो डीएनए है उसके साथ जोड़ के एक बड़ा सा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया। तो ये सब कई तरह के जो वाहक है जिनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे किया जाए। बात करते हैं वाहक से जुड़ी कुछ और चीजों के बारे में। जैसे हमने वाहक का एक लक्षण पढ़ा था कि उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, वर्ण युग्मित चिन्हक होना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा था प्लाज्मिड के अंदर वो काम कर रहा था प्रतिरोधी जीन, वो ये काम कर रहे थे। लेकिन हर बार ये प्रतिरोधी जीन सही तरह से आपको रिजल्ट नहीं देते। कई बार उसमें डेटों को जब साथ साथ में उनको संवर्धित किया जाता है तो कई बार मिक्सिंग हो जाता है और हमें रूपांतरज और रूपांतरज में ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो हम ये नहीं कह सकते वो फुल प्रूफ एक तरह का एग्जाम्पल है, एक तरह का काम में लेने लायक टूल है। तो उसके बाद कुछ और भी टूल्स डेवलप किए गए जिसके अंदर वाहक के अंदर कुछ और गुण या क्षमता बढ़ाई गई। जैसे एक और कंसेप्ट इसमें मार्कर के तौर पे काम लेता है, जिसमें हम देखते हैं निवेशी निष्क्रियता। अब ये क्या कंसेप्ट है, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, निवेशी यानी एक चीज के निवेश या एंटर करवाने से निष्क्रियता, मतलब जो पहले कोई चीज एक्शन में थी, काम हो रहा था, वो बाद का काम बाद में बंद हो जाएगा। जैसे बैक्टीरिया में एक जीन है, सामान्य जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का उत्पादन करता है। ये एंजाइम क्या होता है, एक विशेष रंग उत्पन्न करने वाले पदार्थ, जिसको हम कहते हैं क्रोमोजेनिक पदार्थ, इसके संपर्क में आने पर ये एक नीला रंग देता है। मतलब जब इसको तोड़ेगा ये एंजाइम तो उससे क्या होगा, एक नीला रंग उत्पन्न होगा। इसका मतलब सामान्यतः जो जीन उपस्थित था उस जीन की वजह से एंजाइम बन रहा था और उस एंजाइम की वजह से नीला रंग आ रहा था। तो जिन जिन बैक्टीरिया में ये जीन मौजूद है सामान्य कंडीशन में, वहां बैक्टीरिया का जो रंग हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। तो जो बैक्टीरिया वृद्धि कर रहे होंगे वो एक तरह से नीले रंग के बैक्टीरिया दिख रहे होंगे, तो उनकी पूरी कॉलोनी नीले रंग की होगी। ये एक सामान्य अवस्था है। अभी तक हमने इसमें कोई तरह का जीन एंटर नहीं करवाया, तो वो सारे अरूपांतरित होंगे क्योंकि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। अब हम क्या करते हैं, एक नया जीन डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, उसी जीन पे, ये एंजाइम बनाने वाले जीन के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, एक नया जीन एंटर करवा रहे हैं। नया जीन कौन सा होगा, वही जो उसको हम डालना चाह रहे, भेजना चाह रहे, एक साथ हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी जीन के अंदर हमने एक नया जीन डाल दिया। इस नए जीन के डालने से क्या हुआ, पहले से जो जीन मौजूद था उसके सीक्वेंस खराब हो गए और वो जीन काम का नहीं रहा। तो जो पहले वो एंजाइम बना रहा था, अब यहाँ पर जीन बीच में से टूट गया है, इसकी वजह से ये जीन सामान्य काम नहीं करेगा और सामान्य तरीके से एंजाइम का निर्माण नहीं करेगा। जब सामान्य एंजाइम ही नहीं बनेगा तो वो एंजाइम उस पदार्थ को तोड़ नहीं पाएगा तो वो वहां पर नीला रंग उत्पन्न नहीं कर पाएगा, और नीला रंग नहीं आएगा तो जो बैक्टीरिया वृद्धि कर रहे होंगे वो कलरलेस होंगे, या हम कह सकते हैं रंगहीन होंगे। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे प्रयोग करने के बाद रंगहीन कॉलोनी उत्पन्न होती है, इसका मतलब जो पहले सामान्य कॉलोनी थी, सामान्य बैक्टीरिया था, वो नीला रंग दे रहा था। अब जो बैक्टीरिया नीला रंग नहीं दे रहा है उसमें हमारा नया जीन जा चुका है, और वो नीला रंग नहीं आना ही हमारे लिए किसका काम करेगा, रूपांतरज या ट्रांसफॉर्मेट का काम करेगा। यानी ये वो कोशिकाएं होगी जो हमारे काम की होगी, जिसमें नया जीन जा चुका है। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि ये हमें बता भी रहा है कि नया जीन जा चुका है। पहले कलर आ रहा था, अब कलर नहीं आ रहा है। नहीं आना जीन जाने की एक तरह से पहचान करवा रहा, तो सेलेक्टेबल मार्कर भी हो गया। दूसरा, निवेशी निष्क्रियता। एक नए जीन डालने से
पहले से उपस्थित जो जीन था वो निष्क्रिय हो गया। तो नए जीन के निवेश से पहले से उपस्थित जीन का निष्क्रिय हो जाना, इसको हम कहते हैं निवेशी निष्क्रियता। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसमें हम काम में लेकर के हम जीन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं और साथ साथ हमें वहां पर नए जीन जानने की पहचान भी आसानी से हो सकती है। अब इसी के साथ जुड़ी एक और चीजें भी है कि किस तरह से पादप में और जंतु में एक अच्छे वाहक काम में लिए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पादप के अंदर जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, डाइकोट जो है, उनकी जड़ों में रोग उत्पन्न करने वाला एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ये सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में रोग उत्पन्न करता है। तो ये रोग उत्पन्न कैसे करता है कि ये बैक्टीरिया अपना एक प्लाज्मिड क्या करता है, पादप कोशिकाओं के अंदर डाल देता है, जिससे वो जीन पादप कोशिका में चले जाते हैं और वहां जाकर के वो जीन अपना काम करते हैं, अपना उत्पाद बनाते हैं, जिसकी वजह से पादप के अंदर रोग उत्पन्न होता है। तो वास्तव में ये एक तरह का नेचुरल प्राकृतिक तरीका है, मतलब प्राकृतिक बायोटेक्नोलॉजी है एक तरह से, जिसमें प्रकृति में खुद ही बैक्टीरिया क्या कर दे रहा है, एक नए जीन को पादप कोशिकाओं में भेज दे रहा है। तो इसी प्राकृतिक तरीके का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह के कंसेप्ट को काम में लेते हो। तो नॉर्मली क्या है कि इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग, यानी ट्यूमर यानी गांठ, वही जो अर्बुद या गांठ बनाने वाला एक प्लाज्मिड। तो उसमें होता क्या है, इस प्लाज्मिड में एक जीन होगा जिसका नाम है टीडीएनए। ये टीडीएनए ही वास्तव में रेस्पॉन्सिबल है उन जड़ों के अंदर गांठें बनवाने या ट्यूमर बनवाने के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है, ये बैक्टीरिया अपने इस प्लाज्मिड को भेजता था, उस प्लाज्मिड में ये डीएनए होता था और इस डीएनए की वजह से वहां पर क्या होता है, जड़ों में अर्बुद का निर्माण होता था। तो नॉर्मली वो रोगजनक था और नेचुरली अगर हम देखें तो वो बैक्टीरिया पादप कोशिकाओं में अपने डीएनए भेजने की क्षमता रखता था। किसके थ्रू? प्लाज्मिड के थ्रू। अब हमने क्या किया, उसी प्लाज्मिड के साथ मैनिपुलेशन किया, उसमें काट छाट कर दी। तो काट छाट कर क्या किया, हमने इसी टीडीएनए की जगह क्या किया, नया जीन डाल दिया, वांछित जीन। बाकी वो गुण हमारे काम आ जाएंगे। तो ये वाहक को हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को एक अच्छा वाहक बनाने के लिए इसी हानिकारक डीएनए की जगह ही हमने अपना वांछित जीन डाल दिया। अब इससे क्या हुआ कि ये जो डीएनए पहले अर्बुद बनवा रहा था, अब वो अर्बुद नहीं बनवा पाएगा। दूसरा, इसमें जो प्राकृतिक रूप से पादप कोशिकाओं में घुसने की क्षमता थी वो हमारे अब काम आएगी। मतलब अगर हमें पादप कोशिका में कोई नया जीन डालना है और वो अगर वो द्विबीजपत्री है तो हमारे लिए ये प्लाज्मिड बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें नेचुरली पादप कोशिकाओं में घुसने की क्षमता है। उसी क्षमता का हमने काम लेते हुए क्या किया, उसके इस डीएनए में हमने एक नया जीन डाल दिया। तो इसकी वजह से अब एक बहुत अच्छा प्लाज्मिड बन गया और पादप कोशिकाओं में भेजने लायक वाहक का काम भी करेगा। तो इस तरह से पादप के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा जाता है सवाल ये। तो एग्रोबैक्टीरियम जिसके अंदर प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, नॉर्मली ट्यूमर इंड्यूस करता है। इसी खासियत को हम काम में लेंगे, लेकिन अब हम ट्यूमर इंड्यूस नहीं करवाएंगे, ट्यूमर इंड्यूस करने वाले डीएनए के अंदर ही हम नया जीन डाल देंगे। तो ट्यूमर नहीं बनेगा, लेकिन हमारा जीन वहां पहुंच जाएगा और वो जीन अपना उत्पाद देगा। उसी तरह से अगर हम जंतुओं की बात करें, अगर हम जंतुओं में किसी जंतु में या हम बात करें और किसी विकसित जीव में या मानव की अगर बात करें, अगर उसमें आपको भेजना हो तो हम किस तरह का वाहक बना सकते हैं, कैसा वाहक काम में लेंगे। तो जंतुओं में रेट्रोवायरस, वायरस का पता ही है, वायरस भी मानव कोशिकाओं या जंतु कोशिकाओं पर आक्रमण करके उसके अंदर वो अपना विस्तार करता रहता है। तो वायरस के अंदर भी एक प्राकृतिक गुण है कि वो जंतु कोशिकाओं को आक्रमण करके अपना डीएनए जंतु कोशिका में भेज सकता है। तो हम उसके उसी गुण को काम में लेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि उसका जो कैंसर उत्पन्न करने वाला जो गुण है, यानी जो हानिकारक गुण है, उसी मूल डीएनए के अंदर ही क्या कर देंगे, अपना नया जीन डाल देंगे। तो अब वो वायरस अटैक करेगा या उसका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो आगे जंतु कोशिका में जाएगा जरूर, लेकिन वो वहां पर कैंसर उत्पन्न नहीं करेगा। बदले में वो वहां जाकर हमारा जीन भेज देगा और हमारा जीन वहां पे जो हम काम का है, जो हम उसमें चाह रहे उत्पाद, वो उसमें काम करेगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो प्राकृतिक बायोटेक्नोलॉजी को शो करते हैं। इसी को हम काम में लेते हुए हमने एक बहुत अच्छा वाहक का निर्माण भी करवा लिया। तो अगर हम देखें तो जंतुओं में अगर आपको कोई जीन भेजना हो तो हम एक मॉडिफाइड रेट्रोवायरस उसको एक वाहक की तरह काम में ले सकते हैं। और अगर आपको द्विबीजपत्री पादपों में अगर आपको कोई जीन भेजना है तो उसके लिए हम मॉडिफाइड इस तरह से बैक्टीरिया के प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड को हम भेज सकते हैं।
जिससे उसका हानिकारक इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन प्राकृतिक गुण के कारण वो चला जाएगा, हमारा जीन भी चला जाएगा और उसके अंदर हमारे चाहे गए गुण ही उत्पन्न होंगे। तो ये है कुछ टूल्स के बारे में। इसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अगर कोई सवाल है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसका जवाब दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।